सूरज हैं, जला के ना खाकी कर देंगे। कद से छोटी लेकिन हद में बड़ी, छुटकी छटंकी। छुटकी छुटंकी छुटकी। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। इस बार रंग तरंग के रंग हैं कुछ और भी ज़्यादा शोक, कुछ मुनफरिद, कुछ अनोखे, क्योंकि इन रंगों में शामिल है हिंदुस्तान की आन बान और शान के रंग। G20 की सदारत के तहत हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम न सिर्फ आपके दोस्त हैं बल्कि आपके साथ मुस्तकबिल की तरफ गामज़न होने का पूरा अज़्म रख रहे हैं और हम इसके अहल भी हैं। हम में हौसला है, हम में हिम्मत है, हमारे अंदर एक अज़्म है दुनिया को अपना ख़ानदान बनाने का, दुनिया को अपना दोस्त बनाने का। वासुदेव कुटुंबकम हमारा पैगाम है। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे ये साबित कर दिया G20 की सदारत ने। और इस सोच के साथ सारे मुल्क, सारे लोग, सारे नुमाइंदे हमारे साथ शामिल हुए, हिंदुस्तान की सकाफ़त को जाना, समझा और वाह वाह भी की। भारत मंडपम में स्थापित की गई चौल काल में प्रचलित लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई अष्टधातु की, भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा। भगवान का ये स्वरूप कहीं ना कहीं धर्म, शिल्प, विज्ञान के समन्वय को दर्शाता नजर आया। पूरे 7 माह का समय लगा इस नटराज की प्रतिमा को बनाने में। और क्या कुछ खास रहा भारत मंडपम में, आइए आपको दिखाते हैं। G20 सरबराही इजलास 9 से 10 सितंबर तक प्रगति मैदान में एक नए तामीरशुदा बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन और नुमाइशी मरकज भारत मंडपम में मुनक़्क़िद हुआ। भारत मंडपम में नब्ज़ शानदार नटराज का मजस्बा हमारी भरपूर सकाफत और तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं को जिंदा करता है। भारत मंडपम में नस्ब नटराज का मजस्मा हिंदुस्तान की कदीम फनकारी रिवायात का मुंह बोलता सबूत है। 27 फीट ऊंचा और 18 टन वजनी ये मजस्मा अष्ट धातु से बना सबसे ऊंचा मजस्मा है और इसे मशहूर मजस्मा साध राधा कृष्ण स्थापति ने बनाया। स्वामी मलाई तमिलनाडु की उनकी टीम ने इसे 7 महीने के रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया। चोला सल्तनत के दौर से राधा कृष्णन की 34 नस्लें मजस्मा साजी का काम कर रही हैं। नटराज का ये मजस्मा कायनाती तवानाई, तख्लीकी सलाहियतों और ताकत की एक अहम अलामत है। भारत मंडपम की हर मंजिल पर, हर कमरे और हर गोशे में हिंदुस्तान की सकाफत की झलक मौजूद है। यहाँ पर हमारी तारीख और सकाफत एक नया रूप लेती नजर आ रही है। भारत का दिल है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली और आजकल दिल्ली के दिल की धड़कन बना हुआ है भारत मंडपम।
क्योंकि भारत मंडपम में आपको रंग नजर आएंगे पूरे हिंदुस्तान के। कोई भी कोना हो, कोई भी रियासत हो, वहाँ की सकाफत, वहाँ की तहजीब, वहाँ की रिवायतें, वहाँ के सुरसाज, वहाँ के रक्स, ये सभी जैसे जमा हो गए हैं भारत मंडपम में। भारत मंडपम की सैर तो हम आपको कराएंगे ही, साथ ही साथ जो भारत का नज़रिया है कि पूरा देश, पूरा मुल्क और साथ ही साथ पूरी दुनिया हमारी दोस्त है और इन सभी को लेकर आगे बढ़ना है तरक्की की राह पर, ये भी यहाँ आपको नज़र आएगा। G20 सरबराही इजलास के दौरान खुसूसी मौक़े पर गैर मुल्की मेहमानों को मकामी लिबास में भी देखा गया। जापानी मंदुबीन सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आए थे। G20 में फ्यूमो कशीदा अपनी अहलिया के साथ पहुंचे और इस दौरान उनकी अहलिया को रिवायती गहरे सब्ज रंग की बनारसी साड़ी में देखा गया। मॉरिशस के वजीर आजम की अहलिया पर भी साड़ी का जादू नजर आया। मॉरिशस के वजीर आजम परवीन जगन्नाथ अपनी अहलिया के साथ भारत मंडपम पहुंचे और इस दौरान उनको बहुत ही खूबसूरत साड़ी में देखा गया। यूँ तो बांग्लादेश की वजीर आजम हमेशा ही साड़ी पहनती है, लेकिन इस बार उनकी ढाकाई सिल्क साड़ी ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी क्रिस्टलिना ने भी रिवायती सूट सलवार अपनाया। ये रिवायती अंदाज बेहद खूबसूरत लग रहा था। G20 के दौरान गैर मुल्की मेहमानों को हिंदुस्तानी सकाफत के रंगों और मबलूसात में देखा गया। सरबराही इजलास के दौरान मुल्क की राजधानी दिल्ली में अहम आलमी रहनुमाओं का इज्तिमा हुआ। दो रोज़ा G20 कॉन्फ्रेंस में तमाम रुकन ममालिक के सदूर वज़ीर आज़म और नुमाइंदे पूरे जोश व खरोश के साथ शिरकत करते नजर आए। इस दौरान गैर मुल्की मेहमानों को हिंदुस्तान के मकामी सकाफत और लोक फन से घुलते मिलते हुए भी देखा गया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 के रहनुमा और अमरीकी सदर जो बाइडन का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। G20 नुमाइंदों के लिए अशाइये का खास एहतमाम भी किया गया। भारत मंडपम स्टेज के पस मंजर में बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडराट की तस्वीर कशी की गई और हिंदुस्तान की सदारत में G20 का मौजू सामने रखा गया। हमारा पैगाम रहा वासुदेव कुटुंबकम, एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल। आइए जया सिन्हा के साथ जानते हैं कि और क्या क्या खास है भारत मंडपम में। G20 सदारत के तहत हिंदुस्तान ने किस तरह से लोगों का दिल जीता, किस तरह से सबको अपना बना लिया। G20 के सफल आयोजन के साथ भारत ने पूरे विश्व को रूबरू कराया अपने सामर्थ्य से। G20 का आयोजन स्थल भारत मंडपम। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कल्चर कॉरिडोर। जी हाँ, ये सांस्कृतिक गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय, जिसमें इस वक्त जो G20 के सदस्य देश हैं और जो आमंत्रित देश हैं उनकी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। जी हाँ, ये कल्चर कॉरिडोर, ये सांस्कृतिक गलियारा कहीं ना कहीं वैश्विक विरासत का एक जश्न मनाता हुआ नजर आता है। आइए आपको कराते हैं इस सांस्कृतिक गलियारे की एक सैर। ये प्रदर्शनी भारत की G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। भारत की तरफ से अष्टाध्यायी को प्रदर्शित किया गया है। ये अष्टाध्यायी की एक पांडुलिपि है जो 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि द्वारा रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। इंडोनेशिया की तरफ से बाटिक सरोंग टेक्सटाइल को प्रदर्शित किया गया है। बाटिक इंडोनेशिया की एक प्राचीन कला है और जावानीज संस्कृति में बाटिक पोशाक का अपना महत्व है।
ये है जापान से लाया गया खास तौर पर किमोनो। 300 वर्ष पुराना किमोनो है और 1971 में जब जापानी गवर्नमेंट द्वारा जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है और जो सांस्कृतिक उत्पाद हैं उनके रिस्टोरेशन का काम जब शुरू हुआ तब इसको एक नया जीवन मिला और उसके बाद से ये किस तरह से उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनकी कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्न फैंडम का एक स्वरूप बनकर, उसका एक प्रतीक चिन्ह बनकर खड़ा है। सांस्कृतिक गलियारे में ब्राजील के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संसद भवन को प्रदर्शित किया गया है। अर्जेंटीना की तरफ से पोंचो को प्रदर्शित किया गया है, जिसे पहली बार 1100 ईस्वी के आसपास सैन जुआन प्रांत में खोजा गया था। This is a space that truly embodies the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, which was the theme of India's G20 presidency. Well, it recalls our shared journey through the corridors of time, and it also reminds us of the wealth of our shared heritage and humanity. ये है ऑस्ट्रेलिया की यिना पुनापू द ज़रकापी पेंटिंग। इसे ऑस्ट्रेलियाई आर्टिस्ट नारी टजिन ने 1963 में इसे बनाया था। ये है कनाडा का सी मॉन्स्टर मास्क। कहा जाता है कि सी मॉन्स्टर ने सदियों पहले एक पूरे गांव को बाढ़ से बचाया था और तब से ही इसकी कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित हैं कनाडा में। चीन का ये दुर्लभ फहुआ बर्तन किंग सम्राट के आधिकारिक भट्टे की एक बहुमूल्य रचना है। भारत का महत्वपूर्ण साझेदार फ्रांस, या आप मेरे पीछे देख सकते हैं बेहद वाइब्रेंट रंगों से सजा हुआ ये वास। वहाँ के एक छोटे से गांव ऑक्जरे पे इसका नाम रखा गया है, ऑक्जरे फ्रांस। यूरोपीय संघ की तरफ से प्रदर्शित ये कांस्य प्रतिमा प्रख्यात वैज्ञानिक मैरी क्यूरी को श्रद्धांजलि के रूप में तैयार की गई थी। यह इटली से आया अपोलो बेल्वेडियर का स्टैच्यू। जर्मनी के जो ऑटोमोबाइल इनोवेशन है, जो उसकी क्रांति है, उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है इस बीटल मिनिएचर मॉडल्स के रेप्लिका के साथ। सांस्कृतिक कॉरिडोर में दक्षिण कोरिया के दस्तकारों द्वारा तैयार की गई जोगदुरी गैट और हेडपीस टोपी, मेक्सिको के पंख वाले सर्प देवता और पृथ्वी की देवी की मूर्तियां, रूसी खखास, तो वहीं सऊदी अरब की तरफ से शिलालेख को प्रदर्शित किया गया है। इस कल्चरल कॉरिडोर का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है। ये है इमर्सिव जोन, जहाँ G20 की अध्यक्षता के दौरान पूरे विश्व ने देखी भारत की डिजिटल क्रांति की झलक। जो G20 सदस्य देश है, उनके देश की जो सांस्कृतिक संपदा है, उन देश की जो बहुत ही खास कहानियां हैं, जो विजुअल्स हैं, वो इस वक्त आप इस इमर्सिव जोन में देख सकते हैं। जी हाँ, आप खड़े हैं राजधानी दिल्ली के इस भारत मंडपम में, लेकिन ये इमर्सिव जोन आपको सीधे इस वक्त ब्राजील ले जाएगा। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं ब्राजील की, और जैसा कि हम जानते हैं कि अब भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बेहद खूबसूरत नजारा इस वक्त हम देख सकते हैं इस इमर्सिव जोन में। हमारा सनातन धर्म, हमारी सदियों पुरानी विरासत, हमारी संस्कृति इस वक्त यहाँ पर देख रही। ये वो कल्चरल कॉरिडोर है जहाँ पर तमाम जो डेलीगेट्स आए थे, जो विदेशी मेहमान पहुंचे थे, वो इसी कल्चरल कॉरिडोर से गुजरते थे और उनके सामने भारत की ये सांस्कृतिक संपदा हम यहाँ देख सकते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शेख मुजीबुर रहमान, जी हाँ, इन्हें बांग्लादेश का संस्थापक भी कहा जाता है और यही वजह है कि इन्हें बंगबंधु की उपाधि मिली और ये बाद में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने। आपको याद होगा कि इनके जन्म शताब्दी समारोह में खास तौर पर हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से आदि मानव अफ्रीकनस की खोपड़ी, तुर्की के गोबे कलाइटपे स्टेल, ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा संधि के संपूर्ण मूल दस्तावेज की रंगीन फोटो प्रति, अमेरिका की ओर से टायरनी ऑफ मिरर्स, मिस्र के प्राचीन राजा तूतन खामून का स्वर्ण मुखौटा और आसन, नीदरलैंड के जिंग जैंग चेयर, मॉरिशस के रवन्ना वाद्य यंत्र, सिंगापुर के न्यूटर और न्यूब्रो, स्पेन के हाथ के पंखे डिजाइनर एयर तथा संयुक्त अरब अमीरात की ओर से घोड़े की सोने की लगाम को प्रदर्शित किया गया है।
G20 समिट तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस सांस्कृतिक गलियारे में आपको G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों की सांस्कृतिक धरोहर, उनके लोकतंत्र से जुड़ी बेहद दुर्लभ चीजों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है G20 डिजिटल संग्रहालय में, फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट में। जी हाँ, सही मायनों में वैश्विक विरासत का एक बेहद अनूठा संगम है जो इस वक्त हम इस सांस्कृतिक गलियारे में देख सकते हैं। रंगीन रोशनी से जगमगाता नजर आया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और नवनिर्मित प्रदर्शनी केंद्र। हरे भरे लॉन रात में रंगीन रोशनी से जगमगा उठते थे और फव्वारों और अत्याधुनिक इमारत के सामने रखी नटराज की मूर्ति आयोजन स्थल पर भव्यता में 4 चांद लगा देती थी। देश भर से आए एक से बढ़कर एक कलाकार अपने सबसे बेहतरीन कला को यहाँ पर पेश कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए। देश के अलग अलग क्षेत्रों के कला और शिल्प के रंग एक साथ नजर आए भारत मंडपम में लगे शिल्प बाजार में। यहाँ देश की प्राचीन और परंपरागत कला की एक से बढ़कर एक विधा देखने को मिली। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मधुबनी पेंटिंग कारीगर शांति देवी की मधुबनी पेंटिंग का यहाँ प्रदर्शन किया गया। मधुबनी कला की बारीकी से विदेशी मेहमान भी इसके मुरीद हो गए। वहीं गुजरात की 12,000 साल पुरानी समृद्ध कला को दर्शाती पिथौरा पेंटिंग को भी प्रदर्शनी में जगह मिली थी। ये पेंटिंग गांव की दीवारों पर बनाई जाती है। इस चित्रकला से जुड़े कलाकार परेश राठवा जी अपने हुनर के लिए पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। वहीं टेराकोटा से बने खूबसूरत सामान भी शिल्प बाजार की शोभा बढ़ाते नजर आए। लखनऊ के पद्मश्री प्राप्त नक्काशी कलाकार दिलशाद हुसैन के हुनर को भी इस प्रदर्शनी में स्थान मिला। वहीं हिमाचल प्रदेश के स्टॉल को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा हिमाचल प्रदेश ही यहाँ उतर कर आ गया हो। किन्नौरी शॉल, टोपी, चंबा रुमाल, चाय और हाथ के बने सुंदर खिलौने यहाँ खूब पसंद किए गए। वहीं आदिवासी क्षेत्रों की कला को भी यहाँ अलग पहचान मिली। भारत के कला शिल्प को देखकर विदेश से आए मेहमान हैरान और उत्साहित नजर आए और जमकर खरीदारी की। India may be the pharmacy capital of the world, but it is also a capital for indigenous crafts, handmade crafts, all beautiful. It's all here. Every state is represented, every craft is represented, and it's just a joy to witness this. Interesting for us because we see all the culture and the expertise of the craftsmen and women. It's a wonderful experience for us. We bought some pashmina. इस आयोजन का हिस्सा बनकर सभी कलाकार स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। हमें आजीविका से जुड़ के बहुत फायदा हुआ है और यहाँ आके तो और भी ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जो विदेशी मेहमान आए हैं तो हर एक मेहमान आके कुछ ना कुछ हमारा स्टॉल से लेके गए हैं। जहां विदेशी मेहमान भारत के निशाने के तौर पर ये सामान खरीदकर खुश हैं, वहीं हस्तशिल्पियों को उम्मीद है कि ये शिल्प बाजार उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नई राह खोलेगा। भारतीय कारीगर के हाथ का जादू उन्हें आज पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान दिला रहा है। लेकिन इस क्राफ्ट्स मेले में आप उनके उत्पादों के साथ साथ किस तरह से ये उत्पाद बनाए जाते हैं, किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरह से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बाजार में आता है, उस पूरी यात्रा को आप बहुत ही करीब से देख और समझ सकते हैं। हमारे पीछे हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह से चरखे पे धागे के जरिए एक कपड़े को बुना जा रहा है। हमारी जो कला है, आज हम इतने मेहमानों के बीच में अपनी कला को दिखाने के लिए आए हैं, तो इसलिए हमारे को तो बहुत खुशी हो रही है। भारत की आदिवासी संस्कृति, उनकी कलाएं अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित की जा रही हैं। जी हाँ, इसके लिए शुक्रिया अदा करना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देश भर में
कई मेलों का आयोजन किया जाता है, एक्सपो का आयोजन किया जाता है, जहाँ देश भर से आए कारीगर हिस्सा लेते हैं। और इस समय इस क्राफ्ट्स मेले में भी कुछ यही आलम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्टॉल है ये ट्राइब्स इंडिया का, जहाँ पर जो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी कलाएँ हैं, आदिवासी जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो हाथ से बनाए गए हैं, जो हमारी आदिवासी संस्कृति, दूर दराज के जो हमारे राज्य हैं, जो वहाँ के कारीगर हैं, उनकी छुपी हुई कला को आज इस राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आई है। तो दुनिया भर से आए विदेशी मेहमानों को यहाँ पर भारतीय संस्कृति को, भारतीय कलाओं को बहुत ही करीब से रूबरू होने का, उसे देखने का मौका मिल रहा है। पिठोरा पेंटिंग जो गुजरात के छोटा उदेपुर में राठवा आदिवासी जो लोग रहते हैं उनके इष्ट देवता है। ये लोग हमारे जो समाज के लोग घरों की जो दीवार के ऊपर घोड़े के रूप में पिठोरा देव को लिखते हैं। लिखने का मतलब कि पेंटिंग करते हैं। तो ये 12,000 साल पुराना एक कला संस्कृति है। जी हाँ, परेश राठवा को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, पद्म पुरस्कार वो पुरस्कार जो आज साधारण लोगों के असाधारण जज्बे को सलाम करते हैं। गीली मिट्टी को अपने कुशल हाथों से किस तरह से एक रूप देते हुए, एक आकार देते हुए, ये कलाकारों के हाथों का जादू है जो आज इस क्राफ्ट्स मेले को बहुत ही शानदार, भव्य और यादगार बना रहा है। सरकार की ये कोशिश है कि किस तरह से जो हमारे जो कारीगर हैं, हमारे आर्टिसंस हैं, ना सिर्फ उन्हें एक बाज़ार मिले बल्कि उन्हें वो प्रदर्शन मिले और अपनी कलाओं को संरक्षित करने के साथ साथ वो अपनी आजीविका भी चला सके। और इसी क्राफ्ट्स मेले में एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन भारत की संस्कृति का, भारत की समृद्ध विरासत का और भारत के उन उत्पादों का जो आज वैश्विक मानचित्र पर बेहद प्रमुखता से उठ रहे हैं। भारत पूरी दुनिया में आज विश्व मित्र के तौर पर जाना जाता है, एक नई आलमी पहचान बना रहा है दुनिया के नक्शे पर। और G20 सदारत के तहत भारत ने ये साबित कर दिया है कि हमारा नज़रिया, हमारा अज़्म और मुस्तक़बिल की तरफ हमारी सोच एक ऐसी सोच है जिसमें हम पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी सोच के तहत भारत मंडपम में एक सकाफती राहदारी बनाई गई है जहां पूरी दुनिया हिंदुस्तान के इस नए हौसले, इस नए अज़्म और इस नई पहचान के बारे में जान रही है। हमारी जड़ें क्या थीं और हम अपने माजी, हाल और मुस्तक़बिल को किस तरह से साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस ऊंची उड़ान और सोच के साथ साथ हमारे हौसले में बुलंदियों के नए मकाम तक पहुंचने का एक अज़्म भी है और एक फ़ैसला हमने किया है कि पूरी दुनिया को अपना एक परिवार, अपना एक ख़ानदान बना कर रहेंगे। नुमाइश इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी हिंदुस्तानी जमहूरी इक़्तिदार की अक्कासी करती है। सरबराही इजलास के लिए इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सकाफत की झलकियां तो नजर आई, साथ ही साथ हिंदुस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम पहलू यहाँ की जमहूरियत यहाँ पर नुमाया किया गया। ये नुमाइश हमारे मुल्क की जमहूरी रिवायात को जाहिर करती है। इसके मरकज़ में सिंधु सरस्वती सकाफत की एक लड़की का मुजस्मा है जो सबकी तवज्जो का खास मरकज़ रहा। वो इत्माद से खड़ी है और दुनिया को देख रही है। वो खुद मुख्तार है, आज़ाद है, यकीन दिलाने वाली है और पूरे इत्माद और अज़्म से भरी हुई नज़र आ रही है। उसकी आंखें दुनिया को एक नए नज़रिए से देख रही हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यही है कि हम वो सारे तथ्य और वो सारी बातें आपके सामने रखें कि लोकतंत्र से हमारा आशय क्या है, शासन व्यवस्था से हमारा आशय क्या है, शासक से हमारा आशय व्यवस्था क्या है और हम इस लोकतंत्र को कैसे देखते हैं। तो हम 7,500 साल का इतिहास हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इस्तकबालिया हॉल के अक़ में एक बहुत बड़ी वीडियो स्क्रीन थी जिसमें हिंदुस्तान की भरपूर सकाफत की झलकियाँ नजर आ रही थीं। यहाँ हिंदुस्तान की जमहूरी तारीख को मुख्तलिफ ज़बानों में 26 इंटरैक्टिव
पैनल्स के जरिए दिखाया गया है। पैनल ने मकामी खुद मुख्तारी, जदीद हिंदुस्तान में इंतखाबात और हमारे मुल्क के बहुत सी रियासतों के खास मौज़ूआत को कई एप्लीकेशंस के जरिए जाहिर किया। रंग तरंग डीडी न्यूज़। भारत ने ये साबित कर दिया कि हम उस सुनहरे मुस्तकबिल के अहल हैं जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी तरक्की की राह खुली हुई है और बुलंदियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो इसी सोच के साथ, इसी पैगाम के साथ और तरक्की की इसी रफ्तार का साथ देते हुए हम आपसे लेंगे विदा। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और ख़ास रंग हिंदुस्तान के। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अरे भैया, यकीन नहीं होता। अरे चचा, ये तू चुप रह रे। ठीक है, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन बिजली कैसे बनाएंगे? चचा देखो, इस अफसर ने बड़े पते की बात की है भाई। हुकूमत ने जनधन योजना शुरू की थी ना, हम सबको इसका फायदा मालूम है। और अब ये जो कोऑपरेटिव शुगर मिलों के लिए मंसूबे बनाए गए हैं, इससे हम सबकी आमदनी बढ़ेगी। पिछले महीने मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, उसने कुछ समझाया था, इथेनॉल वगैरह। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं तो उसके रहन सहन से मरूब हो गया। चचा मेरी बात तो सुनो। हाँ कहो। यहां देखो, मैं समझाता हूं। देखो, हुकूमत हिंद ने एक तारीखी कोऑपरेटिव चीनी मिलों के ऊपर बकाया तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के मुद्दे को सुलझा लिया है। हुकूमत के इस फैसले से सरकारी शुगर मिल्स और महकमा इनकम टैक्स के दरमियान तवील अरसे से जारी कानूनी जंग से भी निजात मिलेगी। एक और अहम फैसले में हुकूमत ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए उन कोऑपरेटिव शुगर मिलों को आसान क्रेडिट फराहम कराने वाली 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई, जो अपनी मिलों में एथेनॉल और बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाना चाहते हैं या उन्हें वर्किंग सरमाए की जरूरत है। आपकी मालूमात के लिए बताना चाहूंगी कि कोऑपरेटिव शुगर मिलों पर 2 करोड़ गन्ने के काश्तकारों की रोजी रोटी का इन्हिसार है। इथेनॉल और बिजली की पैदावार से न सिर्फ गन्ने की मिलों की माशी हालत बेहतर होगी, बल्कि पेट्रोल की दरामद से खर्च होने वाले गैर मुल्की पैसे में बचत, सब्ज तवानाई पैदा करने में शिराकत और अपने मेंबर गन्ना काश्तकारों को गन्ने की ज्यादा मुनाफा बख्श कीमत देने में काबिल हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत शुगर कोऑपरेटिव द्वारा 16-17 के पहले किए गए पेमेंट पर टैक्स छूट दी गई है। इससे शुगर कोऑपरेटिव को 10,000 करोड़ का फायदा होगा। पहली बार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स में किसी को फायदा मिला है तो कोऑपरेटिव चीनी मिलों को मिला है। ये वास्तविकता हमने क्या। एक प्रश्न है कि इथेनॉल के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है, क्योंकि अभी हालत कुछ चीनी कोऑपरेटिव चीनी मिलों की खस्ता हालत है।
पहले तो एनसीडीसी ने एक फैसला ले लिया, महाराष्ट्र की सारी चीनी मिलों को हम डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार के थ्रू फाइनेंस करेंगे और आरबीआई चीनी सेक्टर, कोऑपरेटिव चीनी सेक्टर के नॉर्म्स को भी थोड़ा रिलैक्स कर उनको सरलता से ऋण मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। अब तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। गन्ना, किसान की नई जिंदगी।